हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे फ्रेम हुआ और इसके जो मेजर सोर्सेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से लिया गया, कहाँ कहाँ से रेफर किया गया, तो सब में बात करेंगे। इससे पहले हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का वीडियो लेसन है जो फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है उन सब बच्चों के लिए जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो ये टॉपिक बच्चे हैं एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी का प्रिपरेशन है, पीसीएस का जो प्रेपरेशन कर रहे हैं, जुडिशरी का प्रेपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आपको ये टॉपिक प्रॉपरली समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेजर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेम है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए जो फर्स्ट डिमांड की गई थी वो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1934 में फर्स्ट डिमांड की थी। उसके बाद जब 1940 में इंग्लैंड की गवर्नमेंट ने इस प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज किया कि इंडियन के पास अपने राइट होने चाहिए, अपना खुद का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक ऑटोनोमियस इंडिया में। तो उसके बाद कैबिनेट मिशन प्लान है जो 4 मार्च 1946 को इंडिया में आया। इसमें जो ब्रिटिश कैबिनेट के मिनिस्टर थे, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिस्प एंड मिस्टर अलेक्जेंडर। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत ये प्रपोजल था जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का, ताकि जो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम हो पाए। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो जो कैबिनेट मिशन के प्लान थे अंतर्गत ही उसके प्रोविज़न के अनुसार ही ये स्टेब्लिश हुई थी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जिसे हम संवैधानिक सभा भी कहते हैं, इसकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 को जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनके प्रेसिडेंट के शिप के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग हुई थी। तो इस मीटिंग में उस टाइम पे मुस्लिम लीग द्वारा बहुत अपोज किया गया, तो जो मीटिंग थी उसका बाइकआउट किया गया। तो पार्टीशन के जब हो गया, पाकिस्तान एक अलग बन गया मुल्क, तो उसके बाद जो असेंबली रीअसेंबल हुई वो 14 अगस्त 1947 को हुई। एक इंडिया के लिए एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, वो इसके लिए रीअसेंबल हुई। तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको एक प्रेसिडेंट के तौर पे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट के तौर पे उन्हें इलेक्ट किया गया। अब बात कर लेते हैं कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन थे, जो रिप्रेजेंटेटिव थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट किया गया, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेशन असेंबली के मेंबर के द्वारा, लोअर हाउस में जिसे बोलते थे उस टाइम पे। तो हर एक प्रोविंसिकल को, जो इंडियन स्टेट थी, उन्हें सीट की जो अलॉटमेंट थी उनकी पॉपुलेशन के बेस पे अलॉट की गई थी। तो ये रेशो थी 1 to a million, रफली ये एस्टीमेट था। तो उसके बाद जो सीट की थी वो फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की गई तीन मेन कम्युनिटी में सीट की डिस्ट्रीब्यूशन की गई, जिसमें मुस्लिम, सिख एंड जर्नल जो 3 कैटेगरी बनाई गई थी। और इनको जो सीट्स थी वो फर्दर इनकी पॉपुलेशन की प्रोपोर्शनेट ही इनको अलॉट की गई। तो जो इनका इलेक्शन हुआ था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के अंतर्गत हुआ था, जिसके तहत आज जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के, उनका इलेक्शन होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के तहत। तो जो सीट थी उस टाइम पे जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टेब्लिश हुई, तो उस टाइम पे जो टोटल सीट थी वो 389 थी, जो दिसंबर 1946 से लेके जून 1947 तक रही। उसके बाद पाकिस्तान के सेपरेट होने के बाद जो टोटल सीट थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो 299 थी, जो जून 1947 से लेके जनवरी 1950 तक वो काम किया उसने। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 6 दिसंबर 1946 को एस्टेब्लिश हुई थी, जो 24 जनवरी 1950 तक चली।
इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टेम्परेरी चेयरमैन थे जिन्होंने फर्स्ट मीटिंग की प्रेसिडेंटशिप की थी वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया था। वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णानामाचारी जी को एज ए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे लिया गया था। उसके बाद जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हैं उनके लिए बी.आर. जो अम्बेडकर हैं उनको लिया गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो मीटिंग होती थी वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट न्यू दिल्ली में होती थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो अपना कार्य करती थी वो कमेटी के थ्रू करती थी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास 15 से ज़्यादा कमेटी थी। कुछ कमेटी इंटरनली कंसल्टेड कर, कुछ ऐसी कमेटी भी थी जो बाहर से भी अपनी कंसल्टेशन लेती थी, एक्सपर्ट से अपनी कंसल्टेशन भी लेती थी। ड्राफ्टिंग कमेटी है जो अपॉइंट की गई वो 29 अगस्त 1947 को अपॉइंट की गई ताकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट है उसे कंसीडर किया जाए। डॉक्टर अम्बेडकर हैं अम्बेडकर थे, उन्हें अपॉइंट किया गया था एज ए चेयरमैन। उनके साथ जो 6 और मेंबर थे उन्हें अपॉइंट किया गया था। असेंबली के फर्स्ट सेशन में दिसंबर 14, 1946 को जब 5th डे था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो असेंबली पे मूव किया जिसमें गाइडिंग प्रिंसिपल थे, फिलॉसफी थी ता जो वर्किंग कमेटी है या जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है कैसे वो काम करेगी, उसके लिए जो प्रिंसिपल्स रहे हैं, फिलॉसफी हैं, वो एक हिस्टोरिकल एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था हम कह सकते हैं, वो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने मूव किया। उसके बाद जो वर्किंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वो कैसे होती थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उन्होंने लार्ज जो कमेटी ऐसी कमेटी एस्टेब्लिश की गई थी, प्रोसीजरल और सब्सटेंशियल मैटर को लेके अलग अलग जो कमेटी थी वो अपॉइंट की गई थी और कमेटी अपना जो वर्क है, जो प्राइमरी वर्क कंप्लीट करने के बाद वो रिपोर्ट सबमिट करती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो डिस्कशन के बाद, रिकमेंडेशन के बाद, अपने सजेशन के बाद जो वो ड्राफ्ट था वो ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉरवर्ड करते थे। तो टोटल 3 रीडिंग हुई थी ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, 3 रीडिंग हुई थी। तो जो फर्स्ट ड्राफ्ट था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फरवरी 1948 को सबमिट किया गया। उसके बाद ये एक पब्लिश किया गया ड्राफ्ट था, वो थ्रू आउट द कंट्री उसको सर्कुलेट किया गया और लोगों को 8 महीने का टाइम दिया गया ताकि जो वो उस ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशन कर सकें, अपने सजेशन है जो दे सकें। जब सबके सजेशन आ गए तो उसके बाद सेकंड ड्राफ्ट था वो सबमिट किया गया नवंबर 1948 में। उसके बाद जो थर्ड फाइनल ड्राफ्ट था वो सबमिट किया गया 3 नवंबर 1949 को। उसके बाद एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ जाती है, भारतीय संविधान को एक्सेप्ट किया गया। तो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को टोटल 11 सेशन में, जिसे इसमें से 165 थे वो एक्चुअल वर्किंग डे थे, इतने सेशन में उसे कुल जो समय लगा भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिन का टाइम लगा। दुनिया के सबसे बड़े रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए, बनाने के लिए टोटल जो टाइम लगा वो 2 साल 11 महीने और 17 दिन था। उसके बाद जब ये फाइनल इसका जो फॉर्म था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस टाइम पे इसके 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया वो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, जिसपे 284 मेंबर्स के सिग्नेचर थे। जो प्रोविज़न थी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो प्रोविज़न थी जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शन, प्रोविजनल पार्लियामेंट एंड टेम्परेरी ट्रांजिशनल प्रोविजंस थी, वो इमीडिएट इफेक्ट से होंद में आ गई जिस दिन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया गया, उसी टाइम से वो प्रोविज़न थी होंद में आ गई थी, जैसे कि 26 नवंबर 1946 को। और जो बाद की जो बाकी की जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न थी वो आ गई थी 26 जनवरी 1950 को। तो ये भारतीय संविधान की जो पूरी रूपरेखा थी, किस कमेटी ने काम किया, कैसे किया, ये सब हम ये देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे मेजर सोर्सेस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कौन कौन से क्या क्या कहाँ से जो सोर्स लिए गए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जो कुछ प्रोविजंस हैं वो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के, दुनिया के जो दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन हैं उनमें से कुछ प्रोविज़न बोरो किए हैं। तो कुछ लोग बहुत सा क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि भारतीय संविधान कुछ नहीं है बट अलग अलग देशों से बोरो किया गया है।
तो जिसके ऊपर डॉक्टर अम्बेडकर ने उस टाइम पे आंसर करते हुए ये कहा था कि देर इज नथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ इन बोरोइंग, इट इन्वॉल्व्स नो प्लेगरिज्म, नोबडी होल्ड एनी पेटेंट राइट इन द फंडामेंटल आइडियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अम्बेडकर ने ये साफ कर दिया था कि बोरो करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई प्लेगरिज्म नहीं है, और किसी के पास फंडामेंटल आइडिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल्स हैं उसके पेटेंट के राइट किसी के पास नहीं है। तो ये इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया था उसके कई ऐसे फीचर्स भी हैं जो हम आगे जाके देखेंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बिल्कुल ही अलग करते हैं। तो हम अभी देखते हैं, तो ये कंट्री वाइज बाइफर्केशन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से भी कुछ जो प्रिंसिपल्स है वो बोरो किए गए, तो इसका ऐसे है, ये इंपॉर्टेंट है। ये सोर्सेस ऑफ पे क्वेश्चन है जो 100% आता है हर एक एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान से देख लें। तो सबसे पहले हम कंट्री वाइज बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, यूएसए की। तो उसमें जो मेजर बोरो किया गया था राइट वो था फंडामेंटल राइट का प्रिंसिपल बोरो किया गया था। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी, जुडिशियल रिव्यू, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक आइडिया था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया था। उसके बाद हम सेकंड कंट्री आते हैं, यूनाइटेड किंगडम यूके की। यूके से जो बोरो किया गया था वो था पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, बायकैमरलिज्म, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। तो ये सब जो कंसेप्ट हैं हम आगे इसकी हमारी वीडियो सीरीज में हम ये सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो उसके बाद आयरलैंड आती है कंट्री। आयरलैंड से हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हमने जो प्रिंसिपल अडॉप्ट किया, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट का मेथड इलेक्शन किया, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा में जो मेंबर की नॉमिनेशन होती है उसका जो प्रिंसिपल है वो हमने आयरलैंड कंट्री से बोरो किया। तो उसके बाद जो कनाडा है उसमें हमने फेडरल सिस्टम, सेंट्रल अपॉइंट द गवर्नमेंट्स एट स्टेट, गवर्नर जो अपॉइंट करती है स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका जो आइडिया था बेसिकली वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। उसके अलावा जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपने किसी भी मैटर में एडवाइजरी देती है, वो जो आइडिया है वो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट कंट्री आती है ऑस्ट्रेलिया। उसमें कंसेप्ट ऑफ कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट 3 तरह की लिस्ट है। तो कनकरेंट लिस्ट की जो आइडिया है वो ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। उसके बाद जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का जो आइडिया वो ऑस्ट्रेलिया से कॉन्स्टिट्यूशन के लिए गया। अब नेक्स्ट कंट्री आती है फ्रांस। आइडिया ऑफ रिपब्लिक का जो आइडिया है जो प्रेम्बल में भी इंक्लूडेड है वो फ्रांस से लिया गया। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो आइडिया है वो भी फ्रांस से लिया गया। तो आप इसको कंट्री वाइज याद रखें तो आपको ये आसान रहेगा। उसके बाद जापान से जो लिया गया था वो कंसेप्ट प्रोसीजरल एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापान से लिया था। यूएसएसआर, ये सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, और रशिया से हमने लिया था फंडामेंटल ड्यूटीज, आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्रेस्ड इन प्रेम्बल। तो जब ये जो आइडिया था सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का ये हमने रशिया से लिया था। तो अभी प्रेम्बल का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, जो हम पिछली वीडियो में इसको डिटेल में देख चुके हैं, उसमें जो फेडरल स्कीम थी उसका आइडिया हमने लिया था। उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल के जो आइडिया थे वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1934 से लिए थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सारा जो फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद कौन कौन से सोर्सेस से हमने जो आइडिया है वो कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने आइडिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने में हमने लिया है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मोर वीडियो के लिए इस बेल के आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।